नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे दक्षिणी पूर्वी एशिया की। अपन ने पिछले वीडियो में जितने भी पढ़े हैं उन वीडियो में हमने अलग अलग राष्ट्रों या देशों के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ते हैं पूर्वी एशिया के बारे में। देखिए, दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो राष्ट्र हैं वो उनकी एक अलग स्थिति है। आपने अगर मानचित्र पर देखा होगा तो दक्षिणी पूर्वी एशिया बहुत ही अच्छी सामुद्रिक स्थिति लिए हुए हैं और जो पर्यावरण दशाएं हैं वो बहुत ही अच्छी और अनुकूल है। हालांकि सभी जगह यह नहीं है कि सभी जगह पर्यावरणीय दशाएं अनुकूल होने के बाद भी कुछ राजनीतिक वहाँ का जो एनवायरनमेंट है और विदेशी व्यापार, इसके अलावा वहाँ का वातावरण बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है जो व्यापार को प्रभावित करती है। तो अपन एक बार तो कुछ राष्ट्रों देख ले कि कौन कौन से राष्ट्र लगभग दक्षिणी पूर्वी एशिया में आते हैं। तो अगर एक नज़र घुमाते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया की तरफ तो बहुत सारे राष्ट्र आते हैं। जैसे कि अपन एक भारत के संदर्भ में देख लें कि भारत से दक्षिणी पूर्वी एशिया में कौन कौन से राष्ट्र आते हैं। देखिए भारत और भारत के जस्ट हम पूर्व में जाते हैं तो अपन को क्या क्या दिखता है। जैसे कि हमें म्यांमार, अपन को थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, ये सारे राष्ट्र अपन को दिखाई देते हैं। इन सब की स्थिति हिंद महासागर व प्रशांत महासागर के संक्रमण क्षेत्र में ही बनी हुई है और यहीं पे है। तो ज़्यादातर राष्ट्र जो है हिंद महासागर के क्षेत्र में आते हैं। अपन अगर इनके कुछ कृषि उपजे साथ साथ उद्योग भी देखें तो प्रमुखतः अपन बात कर लेते हैं। जैसे कि म्यांमार, तो म्यांमार क्या है कि म्यांमार जो है अपना एक गाना भी चलता था कि मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है मुझे टेलीफोन। तो रंगून जब देश आज़ाद नहीं है उससे पहले लगभग हमारे भारतवर्ष के साथ ही था। अंग्रेजों ने इस पर हमसे पहले ही यहाँ पर इसको छोड़ा था। तो रंगून एक भारत का ही हिस्सा कह सकते हैं आप। तो रंगून, और वर्तमान में क्या रंगून का नाम चेंज कर दिया गया है। लेकिन म्यांमार जो है मूलतः बौद्ध धर्मावली के लोग ज़्यादा रहते हैं। और अभी एक यहाँ पे समस्याएं कुछ चल रही थी जैसे कि रोहिंग्या, वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया के अंदर क्या है रोहिंग्या मुसलमान है उनमें, और वहाँ के जो बुद्धिज्म लोग हैं उनके बीच में कुछ आपसी टकराव हो गए थे। उन टकराव से बहुत ही विश्व पटल पर म्यांमार जो रोहिंग्या थे वो यहाँ से इन लोगों ने यहाँ पर उनके साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ और उनकी दोनों पक्षों के आपस में जो बन नहीं रही थी। तो रोहिंग्या पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, पास के देशों में शरणार्थी के रूप में जाने लगे, जिससे कि बहुत सारे बवाल हुए। इसलिए सुर्खियों में रहा। आपको तो ये ध्यान रखना है बस, अगर आ जाए तो उसको सुर्खियों में रहा। अपन बात करते हैं म्यांमार में, तो सबसे ज़्यादा चावल देखिए म्यांमार में बहुत सारा चावल होता है। 60% भाग पर लगभग चावल बोया जाता है। और इसके अलावा जैसे कि अपन चावल की बात कर ले दक्षिणी पूर्वी एशिया में, तो चावल में और थाईलैंड में भी 62% कृषि भाग पर चावल की खेती की जाती है। और थाईलैंड को तो शायद चावल का कटोरा भी कहा जाता है, कि दक्षिणी पूर्वी एशिया का चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल का कटोरा कहने के पीछे ये उद्देश्य होता है कि चावल यहाँ पे बहुत ही मात्रा में उत्पादित किया जाता है। उसके अलावा मलेशिया में भी बहुत सारा चावल निकलता है। कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, इन सभी राष्ट्रों में चावल एक मुख्य खाद्यान्न फसल भी है और प्रमुख उपज वाली फसल भी इन क्षेत्रों में होती है। तो ये यहाँ पे बहुत ही मात्रा में उत्पादित किया जाता है। अब अगर बात करें अपन तो चाय की, तो चाय क्या है दक्षिणी पूर्व एशिया की प्रमुख फसल है। चाय में अपन ने पहले पढ़ा था कि श्रीलंका भी बहुत बड़ा निर्यातक है, चीन भी बहुत बड़ा निर्यातक है, भारत भी बहुत बड़ा निर्यातक है। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो राष्ट्र हैं वो भी चाय के बड़े अच्छे उत्पादक राष्ट्र हैं। जैसे कि अपन बात कर ले थाईलैंड की, तो थाईलैंड में भी चाय के कुछ मात्रा में उत्पादित की जाती है। लेकिन ज़्यादातर इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, यहाँ पे है चाय का ज़्यादातर उत्पादन होता है। रबर बहुत ज़्यादा होता है थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम।
ये जो राष्ट्र है ये क्या 0 डिग्री के आसपास में है, इसके अलावा भी 0 डिग्री के आसपास तो नहीं, दूर है थोड़े, लेकिन फिर भी इनका क्लाइमेट जो समुद्री जलवायु होने के कारण क्या है, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। और उष्णकटिबंधीय जलवायु में ज़्यादा वर्षा, हैवी रेनफॉल जहाँ पे होता है वहाँ पर रबर ज़्यादा उत्पादित होता है। तो रबर दिमाग में जब भी आए 0 डिग्री के आसपास और 23.5 से नीचे वाला क्षेत्रों में, हमेशा आप एक अनुमान लगा कर सकते हैं कि रबर उन्हीं क्षेत्रों में होगा जहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होंगे। तो उन क्षेत्रों में ये क्षेत्र आते हैं। उसके अलावा अपन क्या है कि मुख्य फसलें यही थी, जैसे कि चावल, रबर और चाय। उसके अलावा बाकी फसलें, जैसे कुछ फसलें होती हैं जो नगदी होती है, वो ज़्यादातर नहीं होती है। हर एक राष्ट्र में कुछ अपने अपने यहाँ की क्षतिपूर्ति हो जाए पूरी, उतनी होती है, इसकी ज़्यादा नहीं होती है। उसके अलावा जैसे कि अपन बात करें उद्योगों की, तो यहाँ पे क्या है कि राष्ट्र छोटे हैं और संसाधनों की जरूरत भी है, लेकिन उसके अलावा भी क्या है कि इनकी सामुद्रिक स्थिति यानी कि इनकी परिवहन स्थिति अच्छी होने के कारण इनके यहाँ पर इनका महत्व बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ से ये अपन देखें तो सिंगापुर में कोई इतना कोई खास व्यवसाय नहीं है, लेकिन सिंगापुर क्या है, एक फेरी पतन है। फेरी पतन का मतलब यहाँ पे जितने भी बाकी के राष्ट्र अगर व्यापार करते हैं तो अपने व्यापार करने के उद्देश्य से क्या करते हैं, जहाज यहाँ पे आते हैं और अपना माल यहाँ पर रख देते हैं। उसके अलावा अदर राष्ट्र जिस माल को ये सप्लाई की जरूरत है, जैसे नेपाल नहीं ले जा सकता, भूटान, अपने हिंदुस्तान के अगर एरिया की भी बात की जाए तो वहां से वो माल भेजा जा सकता है। तो सिंगापुर एक विकसित राष्ट्र एशिया में अपन मान सकते हैं। उसके पीछे उसकी सामुद्रिक स्थिति ही है। बाकी अपन क्षेत्रफल में देखें तो बहुत छोटा है, और ना ही वहाँ पे कोई इतनी बड़ी कृषि होती है या इतना बड़ा कोई वहाँ पे, लेकिन क्या है कि उसके क्षेत्र, उसकी स्थिति के आधार पर ही विश्व की इतनी बड़ी कंपनियों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया और व्यापार की वो सारी दशाएं वहाँ पे मिल गई जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पे मिलनी चाहिए। तो सिंगापुर बहुत ही विकसित हो गया। पास मलेशिया, इंडोनेशिया में भी ये सारी सुविधाएं होने के कारण ये राष्ट्र भी धीरे 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 अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। बाकी जैसे लाहौस से कंबोडिया, ये राष्ट्र क्या है कि कहीं ना कहीं अपनी स्थिति के कारण ही इतना विकसितपन नहीं हो पा रहा है जितना कि बाकी के जो दक्षिणी पूर्वी ये राष्ट्र हैं ये कर रहे हैं। आपने सुना होगा तो आसियान, एक एशियन संगठन है, दक्षिणी ये राष्ट्र हैं इनका ही है। और ये राष्ट्र डायलॉग करते हैं बड़े बड़े विकसित राष्ट्रों के साथ, आसियान प्लस भारत, आसियान प्लस यूएसए, जापान, चीन, ठीक है। तो ये राष्ट्र अपनी क्षमताओं के अनुसार और अपने शर्तों के अनुसार व्यापार करने की भी अपनी एक इच्छा शक्ति रखते हैं और ये करते भी हैं। व्यापार की बात करें अपन तो देखिए म्यांमार में टिन जो होता है वो बहुत ही सान का जो पठार है वहाँ पर टिन बहुत ही अच्छी मात्रा में उत्पादित किया जाता है। तो उसके अलावा भी बहुत सारे जैसे लाल रूबी निकलती है। समुद्री तटीय इलाकों पर पेट्रोलियम भी की संभावना यहाँ पे, लेकिन इतना विकसित पेट्रोल यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी रिसर्च चल रही है और पेट्रोल पे भी कार्य हो रहा है। थाईलैंड में से वोल्फ्रामाइड है, टंगस्टन है, एंटीमनी, मैग्नीज, जिप्सम, फ्लोराइड, जस्ता, लिग्नाइट, ये सारी चीज़ें यहाँ से भी निकलती है। मलेशिया में भी टिन ही सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक मलाया प्लेटो से निकलता है, तो ये वहाँ से भी निकलती है। तो ये बहुत ही इंडोनेशिया में जैसे कि क्या निकलता है, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम अच्छी मात्रा में निकलते हैं। फिलीपींस में तांबा निकलता है और इसके लगभग कुल जो धातु मूल्य होता है उसका 78%, इसका वार्षिक उत्पादन 2.2 लाख टन भी होता है। तो सारे छोटे बड़े खनिज इन राष्ट्रों से निकलते हैं, लेकिन इतने वृहद मात्रा में भी नहीं निकलते हैं कि ये दूसरे राष्ट्रों को निर्यात कर सके, लेकिन अपनी अर्थव्यवस्थाओं को ये बना सकते हैं और इनका घरेलू काम अपनी ही यहाँ से देश में उत्पादित होने वाले पदार्थों तो होता है। और बाकी के जो इनकी स्थिति अच्छी होने के कारण इनकी क्या है कि निर्यात और आयात में इनकी कोई समस्या नहीं, क्योंकि सस्ता परिवहन इनको उपलब्ध होता है। थाईलैंड एक बहुत ही अच्छी विकसित देश बनता जा रहा है, जिसमें सीमेंट उद्योग है, कागज उद्योग है, उसके अलावा जूट, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी है, लकड़ी है, मत्स्य उद्योग है, बहुत सारे दूसरे उद्योग भी होते हैं। तो ये थाईलैंड को विकसित करने में इन उद्योगों के योगदान है। उसके अलावा पर्यटन बहुत अच्छा थाईलैंड का है, क्योंकि इसकी स्थिति बहुत ही अच्छी और अच्छी लोकेशन पर बनी हुई है। मलेशिया में सीमेंट, ये कई रिफाइनरीज,
तेल बनाना, प्लाईवुड, टीन, चादरें, ड्रिंक, शराब, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। लाहौस, लाहौस में बिल्कुल नगण्य विकास है। लाहौस में ज़्यादा कोई विकास नहीं है। लाओस में बिल्कुल नगण्य, लाओस, कंबोडिया, यहाँ पे इतना विकास नहीं। जैसे कि इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया बहुत ही अच्छी अर्थव्यवस्था वाला देश है और यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है व्यवसाय चल। मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, वियतनाम में फिर भी चल ही रहा है, लेकिन वियतनाम बहुत अच्छा राष्ट्र है। इस राष्ट्र ने बहुत ही अच्छा इतिहास लगा। आपको बताओ तो अमेरिका जैसी बड़ी महा शक्तिशाली देश को भी वियतनाम ने सिखाया आगे कि किसी राष्ट्र पर अगर आप हमला करोगे, जब तक कि वहाँ की जनसंख्या और वहाँ के लोग अपने देश के प्रति समर्पित रहेंगे, तब तक आप उस देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और वियतनाम ने ये बहुत बहुत कुछ झेला, लेकिन वियतनाम वाकई में अमेरिका को पछाड़ के उसने वापस ये बताया कि वाकई वो एक अच्छा और सही राष्ट्र है जो अपने बलबूते पे कुछ कर सकता है और विश्व जैसी बड़ी महाशक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपने इसके बारे में पहले पढ़ा होगा। तो कुल मिला के सिंगापुर, मैंने आपको कहा सिंगापुर बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है और यहाँ पे हर एक प्रकार का व्यवसाय आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा राष्ट्र है। और इस सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों ने अपने दुनिया को अपने अनुकूल ढालने की बहुत बड़ी चुनौती थी, उसको स्वीकार किया और आज ये एक विकसित व्यवस्था वाले देश है सिंगापुर। अभी अपन दक्षिणी पूर्वी एशिया में अगर सबसे अच्छा राष्ट्र माने या सबसे अच्छा विकसित राष्ट्र माने तो यही है सिंगापुर, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है विकसित होने का, उसकी अपनी क्षेत्रीय स्थिति, उसका अपनी लोकेशन के कारण ही ये सिंगापुर जो है दुनिया के अंदर अच्छी व्यवस्था में है। एक विकसित राष्ट्र मान सकते हैं अपन इसको। एक बाकी सारे राष्ट्र हैं वो अच्छी अवस्था में। सिंगापुर, मलेशिया, सिंगापुर भी अच्छा, सिंगापुर विकसित ही है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, उसके अलावा भी जैसे कि वियतनाम भी अच्छा है, थाईलैंड अच्छा है। तो ये राष्ट्र कहीं ना कहीं विकसित हो रहे हैं अपनी स्थिति के कारण।